Welcome, friends. Just we have started with a new chapter NPO, Not for Profit Organization. मैंने दुनिया भर की बातें रखा था, लेकिन सब सच्ची बातें और ज़रूरी बातें हैं। जीवन वही आदमी जीता है जो कुछ दूसरों के लिए कर जाता है। ठीक है, आज मुझे वही एनपीओ के बारे में बातें आगे बढ़ानी है, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो सीखा था एक रिकैप कर लेता हूँ। पहले तो मैंने एनपीओ का मीनिंग सुनाया था, बुक में है, भले हैं, पेज 63 मैंने कहा था, थोड़ा वहाँ से भी ले लेना। बाकी मेरा लेक्चर पूरा लिखने का, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक प्रैक्टिकल वे से एक रियल एक अंडरस्टैंडिंग आपकी तैयार करने के एंगल से सोच के पढ़ाता हूँ। तो बुक का मेरे को हिसाब किताब नहीं जमेगा कि उसमें से देख देख के पढ़ा। मैं बुक में से नहीं पढ़ाता, मगर मैं जो पढ़ाता हूँ वो बुक में होता है जी। बहुत शाना आदमी, पक्का नहीं। आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। मैंने इतने साल इतना स्टडी किया, इतना नॉलेज, अगर जो मेरा फ़ायदा बच्चों तक मैं नहीं पहुंचा सका तो क्या फ़ायदा? इट इज़ ऑफ टोटली वेस्ट। तो बहुत सी बातें हैं जो कहीं बुक में नहीं छपी और मेरे लेक्चर में आती है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि ऊपर वाले ने अच्छा सोच दिया है, तो सबके साथ मैं शेयर करूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने एनपीओ की बात शुरू किया था, उसके बहुत से एग्जाम्पल दिए थे, टेम्पल, चर्च, स्कूल, कॉलेज वगैरह, और उसकी ये लायंस क्लब वगैरह लोगों का मेन इनकम है, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, बहुत सारी इनकम के उदाहरण दिए थे, अभी भी देने वाला हूँ। उसके खर्चे भी होते हैं संस्था के, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो, रिपेयर, स्टेशनरी, सब। एक शब्द डाला था ऑनोरेरियम। बाद में मैंने कहा था कि जो रिसीट होता है वो दो किस्म का होता है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। जो बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, लंबे समय के लिए यूजफुल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट रोज रोज छोटा मोटा इनकम होते रहता है, हर महीना होते रहता है, हर साल होते रहता है एक जैसा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, रिकरिंग। पेमेंट भी उसी प्रकार का, कैपिटल पेमेंट, बड़ी बड़ी एसेट खरीदते हैं तो वो कैपिटल पेमेंट है, और छोटा मोटा सैलरी, ये वो, इलेक्ट्रिसिटी, हर रोज का चलते रहता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू पेमेंट्स। उदाहरण भी दिए थे, आपको कहा था लिख लेना, और मैं अपनी गाड़ी आगे चलाऊंगा। बाबूजी, मुझे आज आपके सामने कुछ टर्म्स दाखिल करने हैं। टर्म्स बोलेंगे तो कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने सुनी भी हो, ना भी सुनी हो। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैं एक एक करके आपके सामने पेश करूंगा। सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी आ सकता है। पहले तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन, लिखते जाना। सब्सक्रिप्शन बोलेगा तो सिंपल, मेंबरशिप फीस, लिखते जाना बच्चा। मेंबरशिप फीस, कुछ लोग को मंथली भरना होता है, कुछ लोग हाफ ईयरली भरते हैं, ईयरली भरते हैं, ऐसा। तो दिस इज वन टाइप ऑफ इनकम फॉर एनपीओ, यानी कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये इनकम है। तो ये इनकम है, पैसा मिलता है, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस। बात नंबर 2, डोनेशन। डोनेशन बोलो तो सीधे शब्द में एक प्रकार का कोई जेनरसली पैसा देता है, दिस इज कॉल्ड डोनेशन। बेटा, डोनेशन मतलब
एक प्रकार का गिफ्ट देना। एनपीओ को यह पैसा मिलता है, फॉर एनपीओ इट इज रिसीट, पैसा मिलता है। और मुझे यह खास बोलना है, डोनेशन जब भी हम बोलेंगे तो जेनरसली गिवन बाय डोनर, इट इज वन टाइप ऑफ रिसीट। अब देखना, डोनेशन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे डोनेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करना है, टू टाइप्स। one is, it is general donation। जनरल डोनेशन का मतलब सीधा है कि भाई पैसा दे दिया, आपको जो करना है करो, जनरल, सामान्य, हमको कोई आपको पूछना नहीं है, ना कोई हमको आपत्ति है। आपने पैसा दे दिया, 100 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, लाख रुपया दिया, जनरल डोनेशन। मतलब संस्था को जो करना है वो करे। इट इज इनकम, पहले मैंने बता दिया, ये रिसीट है, पैसा आना, और ये इनकम है, आपको जहां खर्चा करना है कर डालना। दूसरा है बाबूजी स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब सीधा होता है स्पेशल डोनेशन, जो जनरल नहीं है। बाबूजी डोनेशन जो डोनर देता है वो बोलता है कि यह पैसा आप इसी काम के लिए यूज करेंगे, मतलब कोई भी काम के लिए यूज नहीं करना है। जनरल डोनेशन का क्या मतलब था, यू कैन यूज दैट मनी फॉर एनी पर्पस, कहां भी यूज कर लो। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब एक डायरेक्शन दिया जाता है। जनरल डोनेशन में कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको जहां पैसा यूज करना है करो भाई, ऐसा यूज करना ना 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 ना। देखो ना, मैं स्टाइल से लिखता हूँ एरो मार के। और ये स्पेसिफिक डोनेशन मतलब डायरेक्शन इज गिवन बाय द डोनर कि यूज माय मनी फॉर दिस एंड दिस पर्पस ओनली। बेटा स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल डोनेशन का मतलब इट इज द डोनेशन गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। आपको खास उद्देश्य के साथ यह पैसा दिया गया है, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा बाबूजी। हमारा ये सच्चा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे दोस्त ने एक अस्पताल में नया ऑपरेशन थिएटर उन लोग को बनाना था, तो मेरे दोस्त ने उस टाइम पे, आज से कुछ 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25 लाख रुपया दिया था और कहा था कि मेरे माँ का नाम वहाँ लगाना होगा। तो दो बात सुन लीजिए, ये जो डोनेशन उसने दिया है 25 लाख, इट इज़ नॉट जनरल डोनेशन, कि कहाँ भी इस्तेमाल नहीं करना है। देखो मैंने एरो मार के डायरेक्शन नक्की करके दिया था कि इसका यूज़ ऐसे ही करना है, सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। आई एम once again showing the arrow, red color। इसने 25 लाख रुपया दिया है बाबूजी, फॉर क्यों, तो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। मतलब आप इसका दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दिस इज द फंड। अभी देखो, वो अस्पताल को वास्तव में ऑपरेशन थिएटर चालू करने के लिए, जरा सुनना, 50 लाख रुपया चाहिए था, और अभी तो 25 लाख आया। छोटे मोटे दूसरे भी कुछ लोगों ने पैसा लिखा दिया, 2-3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मान लो और आ गया, तो भी आप गिनो तो 30 लाख रुपया हुआ जी। 50 लाख चाहिए था, 30 लाख हो गया। अभी भी ऑपरेशन थिएटर नहीं बन सकता। तो जो अस्पताल को ये पैसा मिला, 25 लाख 30 लाख जो भी आप बोलिए, ये पैसा पहली बात तो ऑपरेशन थिएटर के लिए मिला है। तो ये पैसा उन लोग ले लेंगे, वन थिंग, पैसा आ रहा है, रिसीट है, लेंगे, लेकिन ये पैसा आज इस्तेमाल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि साहब जी 50 लाख अपने को चाहिए टोटल,
जब तक 50 लाख रुपया जमा नहीं हुए ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है जी? तो वो तो पड़ा रहेगा। तो ये एनपीओ एंट्री क्या पास करता है, जरा एक मिनट सोचा। मान लो चेक से मिला तो एंट्री क्या पास होगी, जरा एक बार सुन ले। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी बोलिए, चेक मिला तो बैंक। 2, ऑपरेशन थिएटर ओपीटी फंड, इसको फंड करके बाबूजी इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। इसको लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर फंड मतलब पैसा आ गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर अपन बना नहीं सकते। क्यों? तो क्या पूरा पैसा नहीं आया ना। तो दिस विल बी शोन अंडर लायबिलिटी। मुझे क्या मंत्र देना है, जरा सुन ले। कोई भी प्रकार का फंड आएगा ना, कभी भी एनी फंड, बच्चा मैं 2-4 एग्जांपल तुझे मालूम है वो बता दूं पहले। प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, कोई भी फंड हो, कोई भी प्रकार का फंड हो, रिजर्व फंड, बाबूजी एनी फंड आंसर ऑलवेज लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में खड़ा रहता है फंड। मैं 2-4 नए फंड अभी सुनाने वाला हूं थोड़ी देर में, लेकिन ये रिजर्व फंड तूने सुना है रे, प्रोविडेंट फंड तूने सुना है रे, ग्रेच्युटी फंड भी कभी शायद मैं बोला हो। तो अभी देखना ये बिल्डिंग ऑपरेशन थिएटर फंड, तरह तरह के फंड, जिस पर्पस के लिए डोनेशन मिला उसका वो फंड हो जाता है। जो भी पर्पस, वो अमाउंट के पीछे वो फंड का नाम डाल देने का। आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल, जस्ट बात निकल ही रही है तो। बाबूजी कुछ लोग स्कूल कॉलेज में बड़ा फंड दे देते हैं कि हमारे ये 2 लाख रुपया ले लो और बच्चे लोग को इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देना। तो देखो ये जो फंड आया है, आई विल कॉल दिस एज द गिफ्ट फंड। एंट्री वही ऊपर मारा ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गिफ्ट फंड। और फिर जब भी खर्चा करना, इसमें से उन लोग खर्चा करेंगे। 2,000 का गिफ्ट लाया, 5,000 का गिफ्ट लाया। तो ऐसा एक फंड जमा करके रखा जाता है। कोई भी फंड, नाम कुछ भी दे दो, और भी 2-4 देने वाला हूं। तो डोनेशन ऑफ 2 टाइप्स, वन इज अ जनरल डोनेशन, सेकेंड इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। कि जो अपने को डोनेशन एनपीओ को मिला है डोनर की तरफ से, बाबूजी तो उसने बोला है कि ये पैसा इसी के लिए इस्तेमाल करना है, ये पैसा इधर मैंने कहा ऑपरेशन थिएटर, ये पैसा धर्मशाला के लिए उपयोग करना है, मतलब उसी के लिए ये पैसा गिफ्ट देने के लिए उपयोग करना है। तो जब डोनर कुछ डायरेक्शन देता है कि मेरा पैसा ऐसे ही यूज करना, कहा भी नहीं, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक फंड। एंड सच स्पेसिफिक फंड यस विल स्टैंड इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी। बेटा जनरल डोनेशन एक इनकम है, मैंने लिखा, देख तू भी लिखते जा बच्चा सब कुछ। नो डिक्टेशन लेटर ऑन, सॉरी। आगे चलूंगा फर्दर। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। नेक्स्ट, थर्ड वन, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। यहां कुछ मुझे बोलना है। देखो एनपीओ को ये मिलना है, मतलब इट इज रिसीट, एक बात हो गई। अभी जैसे आप लोग कोई एग्जीबिशन में जाते हो तो जितनी बार एंट्री मारोगे ना, घड़ी घड़ी आपको एंट्रेंस फी देना पड़ता है बेटा, सीधी बात है। आप जितनी बार जाओगे, प्लेटफॉर्म पे जाते हो बेटा,
तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ एडमिशन। जितनी बार जाओगे उसका ऊपर लिखा होता है 2 घंटे के लिए ये टिकट चलेगा, बस बाद में नया टिकट। हाँ दो गई यार। तो ये एक प्रकार का छोटा मोटा रिसीट भी गिना जा सकता है और इसको अपन इनकम भी गिन सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट गिन सकते हैं कि घड़ी घड़ी मिल रहा है ऐसा करके। एट द सेम टाइम कभी कभी एंट्रेंस भी ऐसा होता है कि आप एक ही बार भरो, लाइफ टाइम आपको एंट्री फ्री मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी आप एस वगैरह में जाते हो, वो आपको एंट्रेंस फी देना है तो इट इज़ रिकरिंग, वो रेवेन्यू है। लेकिन कोई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बार एडमिशन फी भरना है, लाइफ टाइम के लिए हो गया। अगर जो ऐसा है तो बाबूजी ये जो रिसीट है इसको मैं रेवेन्यू रिसीट नहीं पकड़ूंगा और ये रिसीट को मैं कैपिटल रिसीट पकड़ूंगा। रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है, ये कैपिटल रिसीट भी हो सकता है। ये रेवेन्यू रिसीट बोलेगा तो ये इनकम है जी, और कैपिटल रिसीट बोलूंगा तो इसको बैलेंस शीट में आपको शो करना है, लायबिलिटी में शो करना है, और बेटा इसको कैपिटल में ऐड करना है। इसको बोलूंगा ऐड टू कैपिटल। लिखते जा भाई, लिखते जा। एंट्रेंस फी, एंट्री मारने का फी, छोटा मोटा होवे, घड़ी घड़ी होवे, रेवेन्यू होवे, इनकम बोले, एक बार ले लिया दोबारा नहीं लूंगा, ऐसा भी एडमिशन फी होता है कि जस्ट यू टू पे वंस। बड़ी बड़ी अस्पतालों में एडमिशन फी लिया जाता है, अस्पताल में, हॉस्पिटल में, कि आपका एक बार कार्ड बना दिया, आपका एडमिशन हो गया, आपका उन लोग आईडी निर्माण कर लेते हैं, एंड दैट एडमिशन फी वंस ओनली, फॉर दैम इट इज़ वन टाइप ऑफ कैपिटल रिसीट। देखने का क्वेश्चन में बोला होगा, नॉर्मली आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नक्की करेंगे। कुछ नहीं बोला है तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑथर्स ओपिनियन, इट शुड बी कंसीडर रेवेन्यू। बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नक्की करना होता है कि अपन ये जो एंट्रेंस फी, एडमिशन, अब सब ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब अलग होता है। सीधी बात है, मंदिर में जितनी बार एंट्री लेंगे मंदिर का उन लोग एंट्रेंस फी लेते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में तो भी भाई साहब उन लोग का स्पेशल पास वगैरह उसका पैसा लेते हैं। आप लास्ट ईयर गए थे, अभी दूसरे साल वापस जाएंगे तो वापस पैसा, जितनी बार दर्शन करना लाओ पास का पैसा। अभी भी मतलब उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के पासिस देते हैं कि जो ताबड़तोड़ आपको भगवान के नज़दीक से दर्शन करा दे, दूर से दर्शन करे। बहुत विचित्र बातें सब। नेक्स्ट, मुझे आगे बढ़ने दे भाई, ये सब चलता रहेगा। तो एंट्रेंस फी, एंट्री का फीस। नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा बेटा। लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने कल बता दिया था। लाइफ मेंबरशिप फीस, इट इज ऑल्सो रिसीट, एंड यस ऑफ कोर्स इट इज कैपिटल रिसीट। इट इज कैपिटल रिसीट, एड टू कैपिटल, मतलब इसको बैलेंस शीट में शो कर, लायबिलिटी में जाएगा। लिखते जा भाया। लाइफ मेंबरशिप फीस, जितनी लंबी लाइफ है तब तक मेंबरशिप चलेगा। लाइफ चाहे खुद की या तो वो ऑर्गेनाइजेशन की, जो दोनों में से एक खत्म, वहीं पे लाइफ मेंबरशिप फीस भी खत्म। लेकिन एनपीओ के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संस्था के लिए, ये एक कैपिटल रिसीट है। सुना? चल आगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, लीगसी। चिल्ला। लीगसी। बेटा मैंने बहुत लोगों को देखा है, छोटे बड़े जरूरी नहीं, लेकिन बड़े लोगों में तो हमेशा होता है। उन लोग के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, ये हकीकत है। और देखना जहां भी वेल्थ ज्यादा है ना, झगड़े उधर ही होंगे। ये डब्ल्यू बहुत खतरनाक है। वेल्थ, झगड़े उधर ही होते हैं।
ये इंग्लिश में कहावत है, 3W ऑलवेज रीजन फॉर वॉर। वेल्थ है, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ लेक्चर में। बाबूजी वाइन है, ओहो जरा शांति से बोल रहा हूँ। वाइफ है। ये 3W जो है ना, रिजल्टिंग इनटू वॉर। हा 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 हा। वेल्थ है तो झगड़ा पक्का, भाइयों भाइयों में झगड़ा, फैमिली में झगड़ा, दारू पी के वाइन लगा के रह रहा है, झगड़ा पक्का। और वाइफ क्या मालूम, कहीं ना कहीं देख लेना झगड़ा होते रहता है। तो 3W कॉजेज फॉर वेल्थ। भाई हटा देता हूँ, नहीं तो यहाँ पड़ा रहेगा तो कोई पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जाने दे भाई। सुन लिया ना वो तेरा, नहीं सुना कोई बात नहीं। तो लीगेसी का मतलब सुन, आदमी डेथ के बाद अपना विल बनाता है। विल मतलब वसीयत, कि मेरा जो संपत्ति है उसमें से इतना संपत्ति इन लोग को दे दो, कोई संस्था को, कोई मंदिर को, कोई मस्जिद को, कोई हॉस्पिटल में। बाबूजी अमेरिका में मैंने ज़्यादातर देखा है कि अपनी प्रॉपर्टी में से उन लोग ज़्यादातर हिस्सा जो स्कूल में उन लोग पढ़े होते हैं ना उसको डोनेट करते हैं। मतलब द पर्सन हु डाइड उसको बोला जाता है डिसीज्ड पर्सन। डिसीज का मतलब होता है डिसीज्ड का मतलब होता है डेथ। तो आफ्टर डेथ डिसीज्ड पर्सन वो अपने विल में लिख के गया होता है कि मेरे संपत्ति का इतना पैसा ये स्कूल को देना, ये कॉलेज को देना, ये अनाथ आश्रम में दे देना। तो अभी अनाथ आश्रम को, स्कूल को जो पैसा मिलता है उसको लीगेसी बोला जाता है। लीगेसी मीन्स द वेल्थ, द मनी received as per the will of the deceased person। सुनता है क्या रे? Money received by the organization after the death of the person as per his will, वसीयत। अब देखो छोटा मोटा पैसा है ना, स्मॉल स्मॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिसीट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और छोटा मोटा पैसा होता तो इसको इनकम समझ के ले लेने का, लेकिन कभी कभी ये पैसा बहुत बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, हाँ बिग अमाउंट बाबूजी। तो इसको फंड समझने का और इसको बैलेंस शीट में शो करना, इसको लायबिलिटी में शो करना, बहुत फर्क पड़ता है। आफ्टर डेथ तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिसीट है। छोटा मोटा है तो इनकम पकड़ लो, और बड़ा अमाउंट है तो इसको फंड पकड़ लो, बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, मीनिंग लीगेसी। चल भाई आगे बढ़ने दे, एक एक पॉइंट खोपड़ी में रखना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स? प्लीज अंडरस्टैंड। ग्रांट्स यानी एक प्रकार का मदद, हेल्प। ज्यादातर स्कूल कॉलेज को गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है। बेटा महाराष्ट्र में गर्ल्स एजुकेशन 12th तक टोटली फ्री है और उसका पैसा गवर्नमेंट उठा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज लोग जानबूझ के प्राइवेट है ऐसा वैसा करके लड़कियों का भी पैसा हजम कर डालते हैं। चोर लोग हैं, खुले आम बोलता हूं, ताकत है। गवर्नमेंट जब आपको पैसा देता है तो ये इधर उधर क्यों नहीं, जरूरत क्या है? 12वीं तक गवर्नमेंट लड़की लोग का पैसा फोकट मतलब इन लोग को दे रहा है, तो कॉलेज और स्कूल का ये जवाबदारी होता है कि इन लोग को फ्री में पढ़ाना चाहिए। इन लोग प्राइवेट है, हम लोग है, वो करके वहां से भी पैसा लेते हैं, यहां से भी पैसा लेते हैं। अरे ये ट्रस्टी लोग अपना क्या मालूम कैसे रोटी रोजी चला देते हैं ना। टू द पॉइंट, मुझे उसके उन लोग की तरफ नहीं जाना है, लेकिन बहुत सी जगह पे मैंने देखा है
टू द पॉइंट, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट हेल्प देती है बेटा, ये एक प्रकार का रिसीट है। और अगर जो रिकरिंग है, रिकरिंग अभी रेवेन्यू है, तो ये रिसीट को अपन इनकम लेंगे। और अगर जो ये रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है, जैसे गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया बिल्डिंग बनाने को, तो बेटा इसको बैलेंस शीट में शो करने का लायबिलिटी में। गवर्नमेंट ग्रांट तरह तरह की चीज के लिए देता है, बिल्डिंग बनाने को देता है, कंप्यूटर की लैब खड़ी करने को देता है, लाइब्रेरी बनाना है, पेवेलियन खड़ा करना है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को, बहुत सी संस्था को जबरदस्त ग्रांट देता है। ग्रांट यानी गवर्नमेंट की मदद। ट्रस्टी लोग अच्छे होते हैं तो सच बोलता हूं, समाज को इसका बड़ा फायदा मिलता है, वरना जिसके हाथ में उसके जेब में। टू द पॉइंट, बाहर की बात पे ज़्यादा वजन में मत देना, अपना आंसर पे ध्यान रखना। लेकिन बाहर की बात सच्चाई है इसलिए निकल जाती है। फर्दर नेक्स्ट इज ओनोरेरियम। मैंने सिखाया था तेरे को ओनोरेरियम, इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट है बेटा। डॉक्टर वगैरह को हर महीने दिया जाता है 200-500 रुपया कि भाई ट्रांसपोर्ट का, टैक्सी भाड़ा वगैरह करके, तो ये एक प्रकार का पेमेंट है, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है। आगे कोई भी स्पेशल फंड, स्पेसिफिक फंड, अभी बहुत सारे, देखो मैंने पहले फंड लिख लिया। फंड मीन्स इसको आपको बैलेंस शीट में ही शो करना है, लायबिलिटी में ही शो करना है। तरह तरह के फंड बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड, लंबे समय के लिए कुछ काम के लिए फंड जमा किया जाता है कि भाई अपने को यहाँ ज़मीन खरीदनी है, यहाँ बच्चे लोगों का अपने को हॉस्टल बनाना है तो उसका फंड, पेवेलियन बनाना है तो पेवेलियन फंड, बिल्डिंग खड़ा करना है तो बिल्डिंग का फंड। मतलब उस फंड के लिए अपन पैसा लेते हैं, प्राइज फंड। मैंने बताया ना गिफ्ट फंड, थोड़ी देर पहले मैं बोला था, ऑपरेशन थिएटर फंड बोला। तो कोई भी काम के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है, फॉर दैट पर्पस ओनली मनी विल बी यूटिलाइज, फॉर दैट पर्पस ओनली, स्पेसिफिक पर्पस ओनली, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फंड। आगे तो ये अलग अलग शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि अपने को ये काम आते हैं। मुझे आगे बढ़ना है भाई जी, दो चार चीज़ें और एक्सप्लेन करना है आपके सामने, प्लीज़ अंडरस्टैंड। यहाँ ये अलग अलग टर्म्स का सिलसिला ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ और बातें आपके सामने रखनी है मुझे, जस्ट प्लीज़ लिसन। भाई जी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन receipt and income. When I say receipt and when I say incomes, जरा सोच ले। जब मैं रिसीट बोलता हूं तो ये कम्स इन होता है, मैं इनकम बोलता हूं तो ये गेन होता है। रिसीट बोले तो पैसा आया, इट इज कम्स इन बच्चा, और इनकम बोले तो ये एक प्रकार का गेन है। रिसीट बोले कम्स इन मतलब ये हमेशा डेबिट होता है बेटा, और इनकम बोले गेन, ये हमेशा क्रेडिट होता है बच्चा। लिखते जाना अच्छा लगेगा, नो डिक्टेशन, सॉरी। तो रिसीट यानी आया, कम्स इन, डेबिट, इनकम, गेन है, ये हमेशा क्रेडिट होता है। रिसीट बोलूंगा तो 100% इट इज कैश ट्रांजैक्शन, कैश बेसिस। बेटा कभी कभी इनकम होता है, ये कैश बेसिस पे भी होता है, और ये क्रेडिट मतलब आउटस्टैंडिंग भी होता है। कैश बेसिस प्लस आउटस्टैंडिंग,
आउटस्टैंडिंग मतलब ये बाकी है, पैसा आया नहीं है। रिसीट बोलेगा तो 100% पैसा आया ही है, कोई शक नहीं है। लेकिन इनकम बोलेगा तो वो पैसा आ गया है, एक वो भी हो सकता है, और अभी आने का बाकी है, वैसा भी हो सकता है। सो इनकम कैन बी आउटस्टैंडिंग, ट्रू, बट इफ आई से रिसीट मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आउटस्टैंडिंग, इट इज ऑलरेडी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है जी? व्हेन आई से रिसीट फॉर एनी पीरियड, चाहे वो ये साल का होवे, मान लो अपना साल 2020 है, चाहे वो पास्ट ईयर होवे, लास्ट ईयर होवे, जो भी बोलो, 18-19, चाहे वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। लेकिन जब मैं इनकम बोलता हूं, इट इज जनरली फॉर करंट ईयर। मतलब अपन 2020 की बात कर तो 2020 ऐसा। तो रिसीट और इनकम में क्या अंतर है आपने देखा। सिमिलरली व्हेन आई से पेमेंट एंड व्हेन आई से एक्सपेंडिचर, जरा समझ लेना, वो भी इसी प्रकार चल रहा है। पेमेंट बोलेगा तो पैसा गया, एक्सपेंडिचर में भी पैसा गया, लेकिन एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग हो सकता है। जरा डिफरेंस मुझे यहां भी बता लेने दे, अच्छा लगेगा। डिफरेंस बिटवीन, जरा लिख ले बेटा, पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर। रेडी? मैंने ऊपर आपके सामने रखा ही है। पेमेंट मतलब गोज आउट होता है, पैसा जाएगा। बेटा एक्सपेंडिचर यानी एक प्रकार का लॉस है। पेमेंट बोले तो क्रेडिट होना है, एक्सपेंडिचर बोले तो डेबिट होना है। लिखते जा बच्चा। पेमेंट बोले तो 100% कैश बेसिस है, एक्सपेंडिचर बोले तो ये कैश बेसिस भी हो सकता है, और बेटा कोई कोई खर्चे आउटस्टैंडिंग भी तो हो सकते हैं ना, क्यों? कोई कोई खर्चे आउटस्टैंडिंग भी तो हो सकते हैं। पेमेंट बोलेगा तो एनी ईयर, पास्ट का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का। लेकिन जब मैं एक्सपेंडिचर बोलता हूं तो एक्सपेंडिचर मीन्स इट इज फॉर करंट ईयर। जरा देख लो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर। कई सोच में फर्क है, रिसीट और इनकम सोच में फर्क है। मैं अपनी बात आगे चला रहा हूं, जरा सुनना। अभी मुझे आपको ये जो एनपीओज है उसके अकाउंटिंग की बातें करनी है। जो एनपीओ है उसके अकाउंट की बातें करनी है। मतलब मैं अभी एग्जाम की तरफ ज्यादा बढ़ रहा हूं। अकाउंट की बातें करनी है मतलब क्या, जरा सुनना। कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलो या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या अकाउंट्स जरूरी है
जो अपने को एनपीओ में यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बनाने हैं। मैं एक एक का खुलासा भी करूँगा और आपके सामने कुछ डिक्टेशन भी दूंगा, लिखना प्लीज। वन इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। One is receipt and payment account. Second is income and expenditure account. जरा लिख लेना बेटा। And of course third is balance sheet. Third is balance sheet. सीधे शब्द में ऐसे मुकाबला करूँ ना तो ये कुछ भी नहीं है, अपना फाइनल अकाउंट था, ये भी फाइनल अकाउंट्स ही है। फाइनल अकाउंट था, ये भी फाइनल अकाउंट्स ही है। देखना अपन ने फाइनल अकाउंट में क्या सीखा था, थोड़ा इधर टाइम पास कर रहा हूँ। क्वेश्चन में तुझे क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस देंगे, उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट देंगे, और आंसर में अपन क्या बनाएंगे तो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हकीकत में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो नाम अपन देते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका प्रॉपर नाम है। फिर उसको अपन अलग करते हैं थोड़ा गुड्स का, फैक्ट्री का हिसाब देखने के लिए, बट रियली स्पीकिंग इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। और दूसरा चीज अपन बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। जरा कंपेयर कर, अभी मैं तेरे सामने फाइनल अकाउंट ही तो बना रहा हूं। जरा कंपेयर कर बेटा। क्वेश्चन में जो तुझे दिया होगा वो ये होगा, हाँ, उसके साथ तुझे एडजस्टमेंट भी दिए होंगे तो कि हाँ, ये रहा देख अपना फाइनल अकाउंट। सीखा ना बेटा, बहुत क्वेश्चन कराया हूं। अभी फाइनल अकाउंट के वही स्टाइल में ये एनपीओ चैप्टर तुझे पढ़ाऊंगा। कैसे देखना, फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट दिया होता है तो क्या, हाँ सर, यहां भी तुझे रिसीट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट दिया जाएगा। फिर आंसर में बच्चा, आंसर में अपन इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उधर भी तो वैसा ही बना रहे हैं। देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, देखना। और दूसरा तो क्या, बैलेंस शीट देखना। बेटा आराम से सोच, ये फाइनल अकाउंट सी है। ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट वो पार्टनरशिप सोल ट्रेडिंग में तूने सीखा है ना, उसकी जगह पे अभी तेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। एडजस्टमेंट इधर भी मिलेगा, सिखाने वाला हूँ एडजस्टमेंट भी, रिसीट पेमेंट भी अभी सिखा रहा हूँ। देख तो जरा कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि तेरे को हल्का महसूस होवे। अच्छा वही फाइनल अकाउंट है क्या, हाँ बबुआ, देख देखना। क्वेश्चन को भी कंपेयर कर दिया, आंसर भी एकदम वैसा। एडजस्टमेंट इधर भी होगा, उधर भी तो था। कैसे सॉल्व करना, क्या एडजस्टमेंट, सब बता रहा हूं, लेकिन जरा कंपेयर करके तेरे को हल्का कर दिया कि टेंशन नहीं रहे। चैप्टर भले भारी हो लेकिन सिखाने वाला मजबूत होवे तो सब कुछ आसान लगता है जी।
चलिए मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ. Receipt payment, income expenditure, and of course what is balance sheet you know well, because more or less balance sheet means balance sheet, चाहे वो पार्टनरशिप का हो चाहे वो एनपीओ का हो, एसेट्स लायबिलिटीज. लेकिन ये रिसीट पेमेंट वगैरह की मुझे चर्चा करनी है. मेरे साथ रहना. बुक में रिसीट एंड पेमेंट का बड़ा चित्र दिया है. आई एम गिविंग यू पेज नंबर ऑल्सो, ताकि आप वहाँ से भी देख सकते हो, लिख सकते हो. नथिंग रॉन्ग, मगर लिखना प्लीज़. बुक में भले दिया है, मुझे बुक दिया है करके छोड़ना नहीं, क्योंकि तू सुनेगा, समझेगा, लिखेगा तो उसका असर यहाँ ज़्यादा होता है. बेटा लिखता है का मतलब क्या मालूम है? वो हाथ के नीचे से निकलता है. और पढ़ना मतलब क्या होता है? वो आँख के नीचे से निकलता है. जो हाथ के नीचे से निकलता है ना, वो अपने हाथों में आ जाता है. और आँख के सामने से तो निकल जाता है जी. करेक्ट है ना? चलिए मैं चालू कर रहा हूँ आपके सामने टॉपिक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? मुझे तुमसे बातें करना है. व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? मेरा एक ही शब्द काफ़ी है एक्सप्लेनेशन के लिए. 100% याद रखना, इट इज़ कैश बुक. याद कर, 11th में तूने सीखा है व्हाट इज़ कैश बुक. याद आया? कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही होते हैं. मतलब यहाँ भी वही होगा. हियर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर फाउंड. बेटा लेफ्ट हैंड साइड को रिसीट बोला जाता है, राइट हैंड साइड को पेमेंट्स बोला जाता है. सच्चाई यही है. कैश बुक ही यही है. उधर भी बैलेंस ब्रोट डाउन था, बैलेंस कैरिड डाउन था, इधर भी बैलेंस ब्रोट डाउन. ये कैश अकाउंट ही है ना जी. 100% it is cash book, it is cash account. हंड्रेड % बच्चा. तो यहां बैलेंस ब्रोट डाउन कैरी डाउन होगा ही. क्यों नहीं होगा? बैलेंस ब्रोट डाउन कैरी डाउन यहां होगा ही. कैश बुक में होता था ना. यहाँ भी है. कैश बैंक दोनों एक साथ चलेंगे. यस, कैश बुक बोलेगा तो कैश बैंक दोनों यहाँ मिलेगा. बेटा इसका फॉर्मेट मेरे साथ तू बना रहा है. इसका फॉर्मेट मेरे साथ तू बना रहा है. रेडी? चलो. इट इज receipt and payment account. Yes, I am taking the new page. Receipt and payment account for the year ended. बुक में भले हैं, मेरे साथ काम कर. For the year ended, जो भी साल का होगा बच्चा. बेटा these are the receipts, these are the payments. डेबिट क्रेडिट जो भी बोलिए आप. अभी जो पैसा अपने पास आएगा ये सब रिसीट है, और अपन जो पैसा खर्चा करेंगे वो सब पेमेंट है. चलो जरा अपन रिसीट
मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और लिखते जा मेरे साथ। ड्रॉ द अकाउंट प्लीज। रेडी? रिसीट एंड पेमेंट्स। मेरे पहले अपन रिसीट देख रहे हैं, तो जरा चालू कर। कैश बुक है रे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बुक में दिया है, मैं वहीं से देख के बातें कर रहा हूँ, तू भी देख सकता है। इट इज़ ऑन पेज नंबर 68। मगर मेहरबानी करके दिया है, इसलिए मुझे लिखना नहीं है, ये फालतूगिरी नहीं करना। मेरा उद्देश्य तेरे खोपड़ी में फिट करना है, तेरे को याद रह जावे, ये हिसाब से मैं तेरे से बातें कर रहा हूं और लिखवाने का आग्रह कर रहा हूं। दिया है, ऐसा करके मैं भी छुड़वा सकता हूं, मेरा भी टाइम बचे। नहीं बेटा, टाइम भले जाए लेकिन अपना काम मजबूत होना चाहिए। लिख। ये कैश बुक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तेरे को कैश दिया होगा, तेरे को बैंक बैलेंस भी दिया होगा। मेरे साथ लिखते जा। फर्दर रिसीट बहुत प्रकार की दिया है। हाँ, सब्सक्रिप्शन अभी बताया ना बच्चा, मीनिंग मेंबरशिप, और 3 दिया होगा। मान लो आपको प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, उसका कुछ सब्सक्रिप्शन मिला होगा। करंट ईयर, उसका कुछ सब्सक्रिप्शन मिला होगा। और नेक्स्ट ईयर, ये तीनों का टोटल आउटर कॉलम दिख रहा है ठीक से। रिसीट, पैसा आया है सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। बेटा, एंट्रेंस फीस यानी एडमिशन फीस। नेक्स्ट, अलग से दिया है तो भी चलेगा, एडमिशन फीस। नेक्स्ट, लीगेसी बताया था, डेथ के बाद एज पर विल पैसा मिलता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, सबका मैंने मीनिंग क्लियर रखा है बच्चा, लिख ले। नेक्स्ट, डोनेशन। इसमें जनरल डोनेशन भी हो सकता है और डोनेशन स्पेसिफिक भी हो सकता है। मैंने सबका मीनिंग थोड़ी देर पहले बड़े गहराई से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। डोनेशन, कोई भी पर्पस के लिए डोनेशन अपने को मिलता है, अपने को यानी एनपीओ। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सब बताया था क्या? हायर चार्जेस रिसीव्ड, सब पैसा मिला है जी। नेक्स्ट, कोई भी सन्ड्री इनकम, छोटी मोटी कोई इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर,
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लिखते जा बच्चा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार, स्क्रैप यानी भंगार, मिसलेनियस रिसीट, मिसलेनियस यानी छोटा मोटा, सन्ड्री एक ही नाम है यार। बुक में अलग अलग दिया तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलना, लिख ले। मिसलेनियस रिसीट यानी सन्ड्री इनकम, एक ही बात है जी। कोई भी प्रकार का आपको फीस मिलता है, मान लो अपना स्पोर्ट्स क्लब है तो टूर्नामेंट का अपने को कुछ रिसीट मिलता है, कुछ फीस मिलता है। चाहे फिर वो क्रिकेट का होवे, हॉकी का होवे, कोई भी बेटा, हाँ स्कूल वगैरह होता है तो उसको टर्म फी, ट्यूशन फी, ये सब उसको इनकम होता है। लोकर रेंट्स, स्पोर्ट्स क्लब होता है ना तो स्विमिंग पूल उधर लोकर दिया जाता है, उसका भी भाड़ा लिया जाता है। कलेक्शन ऑफ फाइन्स, फाइन यानी कोई पनिशमेंट, बेटा कुछ गलत काम करोगे तो पनिशमेंट लगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन वो पैसा लेता है। स्कूल वगैरह में एग्ज़ाम फीस, आजकल तो जिम खाना फीस ने क्या तरह तरह की फीस लगाया जाता है, लाइब्रेरी फीस ने, अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट फीस ने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फीस, बहुत प्रकार के फीस लगाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट फीस एंड मैनी अदर थिंग्स। चलिए बच्चा, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है जी, स्पेशली व्हेन देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे साथ लिखना भले बुक में दिया है, क्योंकि मैं बोल के समझा के लिखवा रहा हूँ। अंदर 100% वही है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, कोई भी प्रकार का पेमेंट होता है, फॉर एग्जांपल सैलरी है तो करंट ईयर का भी पेमेंट हो सकता है, लास्ट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो सकता है। लो भाई, पेमेंट कोई भी साल का हो सकता है, और अलग अलग प्रकार के खर्चे जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बेटा लिखते जा फटाफट। ऑल जनरल एक्सपेंसेस, sundry expenses, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस, ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दिया जाता है। ये सब अपन ने फाइनल अकाउंट में देखा है, ज़्यादातर तेरे को वही दर्शन होंगे। कोई टूर्नामेंट की जैसे अपन पैसा लेते हैं तो टूर्नामेंट का खर्चा भी तो करना पड़ता है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फीस जो भी बोलिए, वेजिस चुकाया, सैलरी चुकाया, ऐसे बेटा। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बॉल, बैट, स्टंप, ये सब खरीदा जाता है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन चार्जेस, मोबाइल, इंटरनेट,
बैंक चार्जेस, postage and courier, traveling and conveyance, traveling and conveyance, annual फंक्शन एक्सपेंस कि अपन साल में एक बार जमा होते हैं। अपन ने बैंक में एफडी कराया तो पैसा गया, सीधी बात है। एफडी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पैसा जाएगा। परचेज ऑफ बुक्स, कोई भी हम फिक्स एसेट खरीदते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट लाइक फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी हम लोग खरीदेंगे, बिल्डिंग वगैरह, तो ये सब खर्चा होते रहेगा। छोटे मोटे और भी खर्चे चलते रहते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस लाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन बिल्स, ये छोटा मोटा खर्चा चलता रहता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑनोरेरियम, ये भी एक प्रकार का पेमेंट, मैंने एक्सप्लेन किया है जी। हम लोग कभी कभी भाड़े से कुछ लिया है तो रेंट पेड भी होता है, जरूरी नहीं कि अपने को भाड़ा मिलना ही है, हाँ मिल भी सकता है ना, अगर जो अपन ने कुछ भाड़े पे दिया है तो। एनी काइंड ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो कोई भी प्रकार का खर्चा आपको दिया होगा, ये अपन ने पैसा चुकाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा चुकाया है। इसका हेडिंग ये ना पेमेंट, देखना एकदम स्टार्टिंग में मैंने लिखा ही है पेमेंट्स। बेटा लास्ट में इसका अपन टोटल मारेंगे तो तू समझ रहा है कि इसका टोटल जब आप करेंगे दिस इज रिसीट, जो भी मैं टोटल मारूंगा बेटा जरा देख ले। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश होगा, बैंक होगा, दोनों का टोटल बाहर आएगा। और हाँ, कैरीड डाउन इधर भी आ सकता है अगर जो बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये पूरा का पूरा बुक में भले हैं, लेकिन ये एक तेरे को चित्र के रिसीट एंड पेमेंट कैसा होता है। रिसीट पैसा आना, पेमेंट पैसा जाना, इट इज 100% कैश बुक। क्वेश्चन में तुझे ये दिया होगा बेटा, हाँ, और सॉल्यूशन तू बनाएगा। मैंने तेरे को 3 चीज बताया, इफ यू नोटिस, कि अपने को क्या चीज बनाना है आंसर में। इफ यू नोटिस दिस, ये चित्र मैंने तेरे सामने रखा था, देख। रिसीट पेमेंट प्लस एडजस्टमेंट, वहाँ था ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। इनकम एक्सपेंडिचर, वहाँ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये फाइनल अकाउंट ही तो तू सीख रहा है जी, 100% ये फाइनल अकाउंट है, कैसे वगैरह अभी धीरे धीरे हम बातें रख रहा हूँ। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर,
थियरी के और बहुत से लेक्चर आएंगे जाएंगे। हर एक लेक्चर 2 बार देखना, लिखना, खोपड़ी में रखना। आज भी बहुत सी बातें किया है, टर्म्स बताया, क्वेश्चन कैसे आएगा बताया, उसका पहला रिसीट एंड पेमेंट तेरे सामने रखा। ठीक है बेटा, रुकता हूँ यहाँ पे। थैंक यू।